श्रुति व्यास। मेरे लिए 2-3 पीढ़ी पत्रकारों को जानना आसान नहीं है, खासकर जिन्होंने पूरी उम्र हिंदी में लिखा। इसलिए नया इंडिया के कॉलमिस्ट डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को कैमरे के सामने देखा तो मौका नहीं चूका। उनको लेकर मेरे मन में ये सस्पेंस लगातार रहा है कि वैदिक जी है क्या, समाजवादी हैं या हिंदूवादी, कांग्रेसी या आर्य समाजी। मैं ये सोचते हुए उनका सम्मान करती हुई रही कि इन द लचंस डेली ऑफ टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश में वे हिंदी को लेकर बात करते रहे। अंग्रेजी एलीट से ज्यादा नहीं तो अपना भी कम असर नहीं बनाया। आज लॉन्ग शॉट में आई स्पीक टू डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक अबाउट हिज इलस्ट्रियस जर्नी इन हिंदी जर्नलिज्म, उनके हाइज एंड लोज, एंड जानने की कोशिश करेंगे। We'll try to get an insight on who really is Dr. Ved Pratap Vaidik. वैदिक जी, आप के 75 इयर्स हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, देखा है टीवी पे। बहुत ही प्रोलिफिक और लस्ट्रस आपका करियर, पर आप खुद अपने 75 इयर्स किस एक वर्ड में या किस एक सेंटेंस में डिफाइन करेंगे? 78 इयर्स, सॉरी। मैं आनंद में रहा, आनंद की साधना की, और जितना शेष जीवन है आनंद में ही रहना चाहता हूँ। मैं इसको कहता हूँ सदैव मोक्ष, यानी मोक्ष मुझे मरने के बाद नहीं चाहिए, उधार में नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे नगद चाहिए। यहाँ रहते हुए ही परम आनंद की अनुभूति होना चाहिए। इसलिए मुझ पर बड़ी प्रकृति की, या आपको पसंद हो तो उसको ईश्वर कह दूँ, मुझ पर बड़ी कृपा रही है कि बचपन से ही मुझे बहुत आनंद का वातावरण मिलता रहा। मन के अंदर आनंद, मन के बाहर आनंद, यही मेरे जीवन की मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। देश के बड़े से बड़े पदों का निमंत्रण और आकर्षण मेरे लिए आता रहा, लेकिन मेरी किसी भी पद के लिए, पैसे के लिए या किसी वासना के लिए ऐसा आकर्षण नहीं बना जीवन में कि मैं झुक जाऊं या मैं फिसल जाऊं। फिसल पट्टियाँ बहुत आई जीवन में। कोई ऐसा कोई एक फिसल पट्टी या कहीं जिसमें थोड़ा सा भी आपका इंक्लिनेशन हुआ हो, या कभी लगा हो कि नहीं मैं शायद फिसल रहा हूँ, कोई ऐसा इंसिडेंस इतना लंबे समय के अंदर, पर्टिकुलरली जब आपके कॉलेज डेज थे या आप शुरुआत में जब बाहर ट्रैवल करते थे? इतना ऐसे कई मौके आए कि जब मैं फिसल सकता था और मेरी जगह बहुत लोग फिसले हैं, लेकिन शायद पारिवारिक संस्कार के कारण, मेरा परिवार, मेरे पिताजी आर्य समाजी रहे, वो जीवन के अंतिम वर्षों में सन्यासी भी हो गए थे। जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए और मेरी माता ने, वो इतने अंदर ही अंदर प्रगाढ़ थे, मजबूत थे कि फिसल पट्टियाँ बहुत आईं, लेकिन मैं थम गया, रुक गया। मेरा उधर मन लगा ही नहीं, मन झुका ही नहीं। इन 78 इयर्स में आपने ट्रैवल भी बहुत किया है, आप वर्ल्ड ओवर ट्रैवल किया है, यूनिवर्सिटीज़, वेरियस पॉलिटिशियंस, डिप्लोमैट, सबसे मुलाकात हुई। उन सब के साथ में या कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा देश जो आपको ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पे आप कंफर्टेबल भी फील कर रहे थे, जहाँ आपको फ्रीडम ज़्यादा फील हुई कंपैरेटिवली अपने इंडिया में इतना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता? तो वो ऐसी कौन सा टाइम भी था जहाँ पे, क्योंकि वक्त इतना, आपने वक्त बदलते हुए देखा है, तो कौन सा एक वक्त था, कौन सी वो जगह थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे या अभी भी जाना चाहते हैं? बेटे, तुमने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब मेरे पास बिल्कुल सपाट है। मुझे हर देश में आनंद हुआ, बहुत ही अच्छा। यानी मैं पाकिस्तान जाने से, जैसे हर हिंदुस्तानी को संकोच होता है, मुझे बड़ा संकोच था, लेकिन 1981 में जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे लगा कि मैं विदेश तो आया ही नहीं, मैं तो अपने ही देश में, बिल्कुल अपने जैसे लोग, अपनी जैसी भाषा बोल रहे, अपनी जैसा उनका खान पान, अपने जैसा व्यवहार, और भारत के प्रति तो नफरत का भाव, आलोचना, निंदा। लेकिन आम आदमी व्यक्तिगत तौर पर उतना ही आत्मीय, उतना ही प्रेमी, उतना ही सम्मानपूर्ण
जितना भारत के किसी प्रदेश में आप चले जाओ तो मुझे तो संसार में कई देशों में जाकर, यानी मैं चीन से लेके अमेरिका तक करीब 80 देशों में गया हूँ। पहले ऐसा भी समय था कि लगभग हर महीने किसी न किसी देश में मुझे 2 दिन 4 दिन, या पढ़ने के लिए जब गया था मैं अपना पीएचडी का शोध करने के लिए, तो साल भर मुझे कई देशों में रहना पड़ा। मुझे कभी मतलब ये लगा ही नहीं कि मैं वहाँ अजनबी हूँ। पाकिस्तान में भी नहीं लगा, अफ़गानिस्तान में नहीं लगा। मैंने अफ़गानिस्तान लिया अपने पीएचडी के रिसर्च के लिए, तो मेरी दादी कहने लगी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले तेरे को वो एक मुस्लिम देश ही दिखाई पड़ा था, तो वहाँ जाके गोश्त खाएगा क्या? उसको गोश्त खाने का या वेजिटेरियन होने का इतना बड़ा ये था, उसको और कुछ नहीं, किसी चीज़ से आपस। बोले तू वहाँ जाएगा तो खाएगा क्या? तेरे गोश्त खाना पड़ेगा वहाँ जाके। तूने काहे को लिया अफ़गानिस्तान? भारत पे ही काम करता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। अफ़गान लोग सच्चे आर्य लोग हैं, वो हमसे भी अच्छा खाना खाना जानते हैं। वो मेवे खाते हैं, वो फल खाते हैं, उनके गाल एकदम चमकते हैं और उनका शरीर हमसे 1.5 गुना बड़ा होता है और ताकतवर होते हैं। वो गोश्त के कारण नहीं है, गोश्त तो हमारे लोग भी खाते हैं, वो उनके जैसे हैं क्या? मैंने कहा तू चिंता मत कर भाई, वहाँ मैं जाऊँगा, बहुत ठाट से मुझे वेजिटेरियन खाना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वापस आ जाऊँगा, लेकिन मिलेगा कैसे नहीं। पर उस टाइम पे भी आपने मतलब अफगानिस्तान क्यों अपनी पीएचडी के लिए? आपका पीएचडी का सफर भी बहुत न्यूज़ में रहा है। ये और सवाल बेटे तुमने बहुत अच्छा पूछा। उन दिनों मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, इन देशों पर कोई काम नहीं करता था। लोग किन देशों पर काम करते थे? फ्रांस पर, ब्रिटेन पर, अमेरिका पर, रूस पर, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे काम करते थे, क्योंकि सब बड़े बड़े देश थे। लेकिन मैंने मंगोलिया पे काम करना पसंद किया शुरू में। कारण क्या है कि वो बौद्ध देश है और चंगेज़ खान वहाँ हुआ था। मैंने चंगेज़ खान पर बहुत पहले, यानी करीब 60 साल पहले, कोई बहुत बढ़िया किताब पढ़ी थी। मेरे मन पर उसका बड़ा असर था, तो मैंने कहा मैं मंगोलिया पर पीएचडी करूँगा। बाद में मालूम पड़ा कि मैं मंगोलिया जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे वाया चीन जाना पड़ेगा, और चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। 1965 में मैंने काम शुरू किया था। चीन में भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी, तो मेरे प्रोफेसरों ने कहा तुम मंगोलिया पे रिसर्च नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा कि मंगोलिया इधर है, मंगोलिया जैसा ही एक भूवेष्टित देश, लैंडलॉक्ड अफ़गानिस्तान है, उस पर काम करें। तो अफ़गानिस्तान पे जब काम मैंने शुरू किया, मैं दंग रह गया अफ़गान लोगों का इतिहास पढ़कर, कि वो कितने, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट था वो अफगान हिस्ट्री में जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, जिसने हमको इंट्रीग किया इतना ज़्यादा कि अफगानिस्तान और उसके ऊपर हम पीएचडी मुझे आप आगे करें? अफ़गानिस्तान की कई बातों ने बहुत प्रभावित किया शुरू में जब मैंने पढ़ा। जैसे अफ़गानिस्तान का असली नाम क्या था? आर्याना। वो आर्यों का देश था। अफ़गानिस्तान को वहाँ की जो सबसे बड़ी होटल थी उसका नाम क्या था? आर्याना होटल। वहाँ की एयरलाइंस का क्या नाम था? आर्याना। मतलब मैं दंग रह गया। मैंने कहा क्या नाम रखा है इन्होंने। तो वहाँ जाके जब बादशाह खान से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, तो बादशाह खान ने मुझे क्या कहा, वो उनका और मेरा इंटरव्यू दिनमान में छपा है। तो उसमें बादशाह खान मुझसे कहने लगे कि देखिए हम सबसे पहले आर्य थे, फिर भगवान बुद्ध आए तो हम सारे पठान बौद्ध हो गए, उसके बाद मोहम्मद साहब आए अरब देशों में, हम लोग मुसलमान हो गए, और अब हम पाकिस्तानी हो गए। हम तो कोई पाकिस्तानी है नहीं, हम कोई मोहम्मद अली जिन्ना विन्ना को मानते नहीं हैं, हम लोग तो पठान हैं, हम लोग तो आर्य हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के नागरिक हो गए। तो ये बात मुझे कई अफ़गानों ने दोहराई, मेरे मन पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगा कि यार हम तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये अफ़गान लोग अलग थोड़ी हैं, मुसलमान होने से अलग कैसे हो गए हैं? पाकिस्तान के लोग मुसलमान होने से अलग हो गए, तो हमारे परिवार के लोग हैं, हम इनके परिवार के हैं, हमारे भाई हैं ये। तो आपका शुरुआती पढ़ाई के टाइम पे आप इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पर ओवर द इयर्स डिसाइड्स आपका हम लोगों ने जितना भी इंटरनेशनल पढ़ा है, रिलेशंस पढ़ा है, पॉलिटिक्स के अंदर आपकी ज़्यादा वो रही है, आपकी पकड़ रही है, आपके एडिटोरियल्स, आपकी ओपिनियंस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा। तो आप अपने आप को
कौन सी आइडियोलॉजी या किसके साथ बोलेंगे? वैसे तो आपने शुरुआत का अपना एक आंसर दिया, वो आपकी 78 ईयर्स पर अपनी जर्नलिस्टिक इंक्लिनेशन राइटिंग्स के अंदर आप ज़्यादा समाजवादी में थे क्योंकि आपका बैकग्राउंड फैमिली में देखते हुए, या कांग्रेसवादी थे या हिंदूवादी थे? ये आप अपने आप को किस स्ट्रक्चर, किस ढांचे के अंदर में? पत्रकार के नाते मैं संत कबीर दास की उक्ति का अनुयायी हूँ। वो कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पर आपकी तो हर किसी के साथ दोस्ती थी। जो बात कहना है वो निष्पक्ष कहो। और दोस्ती इसलिए हो जाती थी कि मैं एक और सिद्धांत को मानता था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब आप इसको ट्रांसलेट इसका करके मतलब सबको यह है बताएं। कि सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, कड़वा हो तो सत्य में मिठास कैसे लेकर आएंगे आप? सत्य तो हमेशा बिटर ही रहेगा ना। सत्य में मिठास तब आता है जब उसके पीछे भाव दूसरे का हित करने वाला हो, अहित करने वाला नहीं। एक आदमी का मालूम है कि उसको एक व्यसन है, शराब पीता है, तो उसकी निंदा क्यों करते हो? शराब की बुराई करो, शराबी को प्यार करो, अपने आप छोड़ देगा वो शराब पीना। लेकिन तुम शराब की तारीफ करो ये तो यूटोपियन टाइप में हो जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। बेटे ये व्यवहारिक मैंने करके देखा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग, अब जैसे दुबई जाता हूँ तो वहाँ के जो शेख नयान हैं, उन्होंने मुझे पहली बार राजमहल में खाने के लिए बुलाया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ। तो बोले हाँ, यहाँ वेजिटेरियन खाने की कमी क्या मेरे यहाँ? मैं गया तो शायद मैं पहला वेजिटेरियन था कि जिसको वो अपने हाथ से खाना परोस रहे थे। तो मेरे थाली में मछली, अंडे और गोश्त सब परोस दिया। तो मैंने खाना शुरू नहीं किया। तो बोले आप व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? मैंने कहा आई एम ए वेजिटेरियन। तो बोले यस प्लीज़ रिमूव ऑल दिस थिंग्स एंड ईट दिस राइस एंड वेजिटेबल्स एंड चपाती रोटी। मैंने कहा बट आई नेवर एट माई मील्स along with all these things. तो बोले don't touch it. मैंने कहा touching is not a problem. I can't see them in my thali. तो बोले you are the first vegetarian in my life who is so strict about these things. I said there are millions of people in India who are like me. They have never seen meat in the platter. I have never taken meals in my life when in platter both veg and non-veg are served together. देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि अब मुझे हर साल शेख साहब बुलाते हैं और दरबार में तो उनके भोजन होते ही है। सैकड़ों लोग नीचे बैठते हैं, हम दोनों ऊपर स्टेज पे बैठते हैं। लेकिन घर में जब महल के अंदर दावत होती है तो दस्तरखान बिछा के खाना खिलाते हैं। मैं उनसे कभी नहीं कहता हूँ कि आप भी मांस मत खाइए, आप खाइए आपको जो खाना है। लेकिन वो मेरे खातिर कोई मांस का व्यंजन बनाते नहीं। ऐसा कई देशों में यहूदी लोग, ईसाई लोग, सब ये लोग करते हैं। कारण क्या है? मैं उनकी निंदा नहीं करता क्योंकि मांस खाने को मैं बुरा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो मांस इसलिए खाते हैं कि उनके माँ बाप खाते थे। मैं मांस इसलिए नहीं खाता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं खाते थे, तो हमारे कौन सा तीर मार दिया, हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। पर अगर हम देखें तो फिर आपको इस पूरे आपके जो पूरे करियर के अंदर में जितना भी आप इतने प्रधानमंत्रियों से मिले, राष्ट्रपति से मिले, कैबिनेट, सब तरफ आपने एक डिसीजन मेकिंग के अंदर आप भी बहुत इन्वॉल्व होते थे। पूरे इतने 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और उसमें इतनी सरकारें जो आई हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा किसने एक तो काम भी आपको आपके अकॉर्डिंग लगा कि एक अच्छा काम करके गए, देश के हित में होता चलता हुआ जा रहा है? दूसरा, आपने कांग्रेस भी आई थी, जनसंघ भी आई थी, बीजेपी भी आई, समाजवादियों के साथ भी आपका उठना बैठना, इन सभी के बीच में से कौन सा एक था जो ठीक उभर कर आया है, जिसके साथ आपकी एक इंक्लिनेशन लगी, आपको लगा कि ये चाहे इररिस्पेक्टिव इनकी जो भी आइडियोलॉजी है, मैं भी इनके साथ समर्थन कर? जवाहरलाल जी नेहरू से सीधा संबंध कभी नहीं रहा। उनके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, गुलजारी लाल नंदा से लेके और आज भी जो प्रधानमंत्री हैं, सबके साथ
मेरा खूब संबंध रहा, इतना घनिष्ठ संबंध रहा कि नरसिंह राव जी के ज़माने में सारे मंत्री मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। जो सुविधाएं मिनिस्टरों को उपलब्ध नहीं थी वो मुझे थी। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को फ़ोन करके अपने लिए कभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री का प्लेन मंगा सकता था। कहीं भी मुझे जाना हो देश में या विदेश में, मेरे लिए हमेशा प्लेन तैयार रहता था। मेरे कहने से प्रधानमंत्री ने कई राज्यपाल नियुक्त किए, कई मुख्यमंत्री नियुक्त किए, कई राजदूत नियुक्त किए। जबकि मेरा परिवार एक घनघोर जनसंघी परिवार था। मेरे पिताजी भारी जनसंघी थे। मेरी शादी में सबसे आगे चलने वालों में कौन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज माधव, सब बड़े बड़े नेता भाजपा के, कांग्रेसी भी थे उसमें, समाजवादी भी थे, राजनारायण जी थे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब तक मैं इंदौर में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, खुद छात्र नेता था, मेरे साथ के कई लड़के मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, प्रदेश में मंत्री बन गए। उनको मैंने मंत्री बनवाने में पूरी मदद की। लेकिन मैंने कभी कोई पद लिया नहीं, मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बचपन से ही मेरा नाम इतना विख्यात हो गया था कि मुझे पद वद सब बिल्कुल छोटी चीज़ें लगती थी कि पद लिया तो आप घिर गए एक जगह पर। यानी मैं जब 12 साल का था, 12.5 साल का, तब मैं पहली बार गिरफ्तार हुआ। सारे देश के अखबारों में गिरफ्तार हुआ, करनाल में, पटियाला जेल में रहा। सारे देश के अखबारों में फ्रंट पेज पे मेरा फ़ोटो छपता था। यानी और जब मैंने हिंदी में पीएचडी का थीसिस लिखा इंटरनेशनल अफेयर्स का, पार्लियामेंट बंद हो गई, इंदिरा गांधी की सरकार ठप सी हो गई, तब सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे मेरा फ़ोटो भी छपता था, मेरे बारे में खबरें भी छपती थी। अटल जी मुझसे कहा करते थे कि आप हमेशा दुखी दिखाई पड़ते हैं, आप कहते देश में कोई ढंग का काम ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, आपका फ़ोटो छपा हुआ है, वहाँ नीचे लिखा रहता है अटल बिहारी वाजपेयी भी बोले, आपका फ़ोटो छपा उसके ऊपर, आप कहते हो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा मैं फ़ोटो को चाटूँ क्या, मैं क्या करूँ उसका। इसीलिए एक चीज़ और भी मुझे इसमें पूछना था, अभी हम इंटरप्ट में आपको करें कि आप इतने लाइमलाइट में रहे। आजकल यंगस्टर्स, हम इस जनरेशन के अंदर जहाँ सोशल मीडिया के ऊपर हमें एक लाइक आ जाता है या हमें प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं या कोई और बड़ा सेलिब्रिटी फॉलो करता है, तो उसको बहुत ही मतलब ड्रम रोल के साथ बीट किया जाता है कि भाई ये हो रहा है। आपने अपने आप को ऐसे ग्राउंडेड रख के आज की जनरेशन में अगर आप एक सलाह देना चाहेंगे या एक बोलना चाहेंगे, तो आप क्या सजेशन देंगे कि अपने आप को कैसे ग्राउंडेड रखें, पर्टिकुलरली ऐसे टाइम में जिसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी है, हर किसी को वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, पर उस होड़ के अंदर लोग इतने पागल हो जाते हैं या इतना मतलब ज़्यादा अपना आप को खो देते हैं कि बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। आपको तो शुरू 12 साल की उम्र से ही आप एकदम लाइमलाइट में रहे, तो आपने अपने आप को कैसे ग्राउंडेड रखा जो आज की जनरेशन को भी थोड़ा बहुत सीखना? मुझे पता ही नहीं चलता है, तब सोशल मीडिया भी नहीं था ना। हाँ, पर मुझे पता ही नहीं चलता है जो आप लोग कहते हो कि मैंने अपने आप को कैसे ज़मीन पे रखा, मैं हवा में क्यों नहीं घूम रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है स्वाभाविक तौर पे हो रहा है। मतलब मुझे न तो उसमें कोई ख़ास बात लगती है कि मैंने कोई बड़ा तीर मार दिया है, न मुझे लगता है कि भाई मुझ में कोई गिरावट आ गई क्योंकि मैंने कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, राज्यपाल नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना, राष्ट्रपति नहीं बना, तो मैंने कोई बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मुझे ये भी नहीं लगता है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मैं 30 मार खा हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा कुछ बड़ा भारी काम कर दिया है, कुछ भी नहीं लगता। मुझे लगता है सामान्य भाव से मौज करना चाहिए, मन आनंद में रहना चाहिए। मोक्ष की स्थिति का मतलब ही है। अगर आपको अहंकार पैदा हो जाए तो वो आपके मोक्ष में बाधक है, आपके स्वातंत्र्य में बाधक है, हाँ, आपकी स्वच्छंदता में बाधक है। आप किसी पद के लिए जान दे रहे हैं तो फिर आप उस पद के लिए गुलामी करेंगे, देने वाले की गुलामी करेंगे, दुम हिलाएंगे उसके आगे। आप अपने मालिक खुद हैं। मुझे रहीम का एक दोहा बहुत पसंद है कि वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए। जो किसी के आगे हाथ फैलाता है वो तो अपनी मौत पहले बुला लेता है। आजकल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अच्छा वो है कि जो आनंद में रहे। तो मैं तो आनंद में रहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिल जाए उसी से मैं खुश हूँ। जी, थैंक यू। इसी नोट पे थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.